नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विशेष लेखन, उसके स्वरूप और उसके प्रकार के बारे में। ये टॉपिक आपको कक्षा 12वीं के हिंदी कोर जो सीबीएसई का पाठ्यक्रम है उसमें मिलेगा और हिंदी ऐच्छिक दोनों में आपको ये प्राप्त होगा। तो शुरू करते हैं इस विषय पर एक गहन अध्ययन। देखिए, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार से जुड़े यहाँ 14 बिंदु दिए गए हैं जिन पर हम एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं विशेष लेखन पर। देखिए, विशेष लेखन क्या है? समाचार पत्र सामान्य समाचारों के अलावा अर्थ व्यापार, खेल, विज्ञान प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी, कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे, कानून आदि की भी पर्याप्त जानकारी देते हैं। इसी कार्य के अंतर्गत जब किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर लेखन किया जाए तो उसे विशेष लेखन कहते हैं। अर्थात न्यूज़पेपर में हम लोगों को तरह तरह के समाचार मिलते हैं जिनमें मुख्य रूप से सामान्य समाचार तो होते ही हैं, लेकिन सामान्य समाचार के अतिरिक्त हम लोगों को इन विषयों पर भी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। और इन विषयों पर जब कोई व्यक्ति लिखता है तो सामान्य विषय से हटकर विशेष विषय पर लिखता है, इसीलिए उसे विशेष लेखन कहते हैं। इसकी एक झलकियाँ देखिए। ये देखिए खेती से जुड़ा, ये देखिए सामाजिक मुद्दे से जुड़ा हुआ, ये देखिए साइंस से जुड़ा हुआ क्योंकि साइंस फिक्शन है, ये देखिए साहित्य से जुड़ा हुआ, ये देखिए बाल श्रमिक अर्थात सामाजिक मुद्दा से जुड़ा हुआ, ये देखिए खेलों से जुड़ा हुआ, पुनः ये खेल से जुड़ा हुआ, यहाँ देखिए आपराधिक मामलों से जुड़ा हुआ क्राइम स्टोरी, यहाँ देखिए पर्यावरण से जुड़ा हुआ, यहाँ देखिए पुनः प्रौद्योगिकी का प्रयोग करेंगे आपराधिक मामलों को सुलझाने के लिए, यहाँ देखिए कृषि से जुड़ा, यहाँ देखिए फिल्मों से जुड़ा, यहाँ देखिए साइबर क्राइम से जुड़ा, यहाँ देखिए पुनः साहित्य से जुड़ा, यहाँ देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा और ये भी स्वास्थ्य से जुड़ा है। तो इस तरीके के जो हम लोग विविध समाचार अखबारों में पढ़ते हैं उसे ही हम लोग विशेष लेखन कहते हैं। अब आते हैं हम लोग विशेष लेखन के क्षेत्र क्या क्या हैं। देखिए, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा समाचार पत्रों में तरह तरह के न्यूज़ मिलते हैं, उसी प्रकार विशेष लेखन के कई क्षेत्र हैं जैसे अर्थ व्यापार, खेल, विज्ञान प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे, कानून इत्यादि। ये विशेष लेखन के प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं डेस्क पर। यह डेस्क क्या है? देखिए, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा टीवी और रेडियो चैनलों में भी विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है और उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है। जैसे समाचार पत्रों में अन्य माध्यमों में बिजनेस यानी कारोबार और व्यापार का अलग डेस्क होता है, इसी तरह खेल की खबरों और फीचर के लिए खेल डेस्क अलग होता है। इन डेस्कों पर काम करने वाले उपसंपादकों और संवाददाताओं से अपेक्षा की जाती है कि संबंधित विषय या क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता होगी। अर्थात न्यूज़ चैनल में, टीवी न्यूज़ चैनल में, रेडियो में या अखबार में तरह तरह के डेस्क होते हैं और प्रत्येक डेस्क में कुछ उप संपादक काम करते हैं और वो किसी विशेष क्षेत्र में महारत हासिल किए होते हैं। जैसे कोई होगा कृषि से जुड़ा, कोई होगा क्राइम से जुड़ा, कोई होगा विज्ञान से जुड़ा, कोई खेल जगत से जुड़ा हुआ होगा और कोई होगा राजनीति से जुड़ा हुआ। इस डेस्क में बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे होंगे और इन क्षेत्रों में उनका एक्सपर्टाइज होगा और ये न्यूज़ को वेल डिफाइंड करके, वेल प्रोड्यूस करके अखबार में छापेंगे या न्यूज़ में टेलीकास्ट करेंगे। ये है डेस्क। अब हम लोग आते हैं बीट की क्या अवधारणा है। देखिए, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं।
एक संवाददाता की बीट अगर अपराध है तो इसका अर्थ यह है कि उसका कार्य क्षेत्र अपने शहर या क्षेत्र में घटने वाली आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग करना है। अखबार की ओर से वह इनकी रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह भी है। अर्थात बीट का मतलब हुआ, मान लीजिए मैं एक पत्रकार हूँ और मेरी दिली इच्छा है साहित्य के क्षेत्र के बारे में जानकारियाँ एकत्र करना और उसे छापना, तो मेरा बीट होगा लिटरेचर। और ऐसा ही अगर कोई और व्यक्ति है जिसका बिट या जिसका इंटरेस्ट आपराधिक मामलों की छानबीन करना है, तो उसका कार्य क्षेत्र होगा या उसका बीट होगा अपराध या क्राइम, और वो अपने शहर या क्षेत्र में घटने वाली किसी भी प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रिपोर्टिंग करेगा। और हाँ, एक बात, वो उसकी रिपोर्टिंग करेगा और अगर उसमें कोई भी त्रुटि आ जाएगी तो उसके लिए वो अकाउंटेबल या रिस्पॉन्सिबल भी होगा। यही है बीट। अब हम लोग आ जाते हैं योग्यता पर। देखिए, बीट संवाददाता की योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए, बीट रिपोर्टिंग के लिए एक पत्रकार को काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर जो पत्रकार राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं या किसी खास राजनीतिक पार्टी को कवर करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि पार्टी का इतिहास क्या है, उसमें समय समय पर क्या हुआ है, आज क्या चल रहा है, पार्टी के सिद्धांत या नीतियां क्या है, उसके पदाधिकारी कौन कौन हैं और उनकी पृष्ठभूमि क्या है, बाकी पार्टियों से उस पार्टी के कैसे रिश्ते हैं और उनमें आपस में क्या फ़र्क है, उसके अधिवेशनों में क्या क्या होता रहा है, उस पार्टी की कमियां और खूबियां क्या है, वगैरह वगैरह। अर्थात अगर आप बीट रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने बीट अर्थात अपने पसंद के क्षेत्र में एवरी इन्स एंड आउट के बारे में जानकारी रखेंगे। उस क्षेत्र में आपको पूरी महारत हासिल होनी चाहिए और इसी को यहाँ पर एक पार्टी के माध्यम से दर्शाया गया है कि मान लीजिए अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और किसी अगर खास राजनीतिक पार्टी को कवर करते हैं तो आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, तभी जाकर आप बीट संवाददाता टॉप क्लास लेवल के बन सकेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं विश्वसनीयता पर, अर्थात बीट संवाददाता की विश्वसनीयता। देखिए, विश्वसनीयता अर्थात रिलायबिलिटी। अगर बीट संवाददाता कोई न्यूज़ पा रहा है या कोई न्यूज़ पेपर में या न्यूज़ चैनल में टेलीकास्ट करने वाला है तो उसकी विश्वसनीयता और उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। देखिए, अगर पत्रकार किसी राजनीतिक पार्टी को कवर करते हैं तो पत्रकार को उस पार्टी के भीतर गहराई तक अपने संपर्क बनाने चाहिए और खबर हासिल करने के लिए नए नए स्रोत विकसित करने चाहिए, सोर्स डेवलप करने चाहिए। किसी भी स्रोत या सूत्र पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए और जानकारी की पुष्टि कई और स्रोतों के जरिए भी करनी चाहिए। यानी उस पत्रकार को ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने क्षेत्र के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठी करने में बिताना चाहिए, तभी वह उस बारे में विशेषज्ञता हासिल कर सकेगा और उसकी रिपोर्ट या खबर विश्वसनीय मानी जाएगी। अर्थात अखबार में कोई न्यूज़ छप रही है या टेलीविज़न के न्यूज़ चैनल में कोई न्यूज़ आ रही है तो उसकी विश्वसनीयता, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी ऑथेंटिसिटी पर कोई सवाल ना उठाए। इसीलिए बीट संवाददाता को सूत्रों और स्रोत की पुष्टि जरूर करनी चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ, जो है अंतर। देखिए, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर। देखिए, कुछ लोग बीट रिपोर्टिंग को ही विशेषीकृत रिपोर्टिंग मान लेते हैं, लेकिन नहीं, इन दोनों में अंतर है। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में फ़र्क है, अंतर है। दोनों के बीच सबसे महत्वपूर्ण फ़र्क यह है कि अपनी बीट की रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र के बारे में जानकारी और दिलचस्पी का होना पर्याप्त है। इसके अलावा एक बीट रिपोर्टर को आमतौर पर अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती हैं, लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग का तात्पर्य यह है कि आप सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं,
मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करें और पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करें। ये है अंतर। अर्थात बीट रिपोर्टिंग में क्या होता है, उसे महारत तो हासिल होती है और वो उस क्षेत्र से जुड़े खबरें तो छाप देता है, लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या होता है, वो उन सभी मामलों का विश्लेषण भी करता है, गहराई से छानबीन भी करता है और उसका पूर्ण अर्थ स्पष्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, शेयर बाजार में भारी गिरावट आती है शेयर मार्केट में, तो उस बीट पर रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता उसकी एक तथ्यात्मक अर्थात फैक्ट पर आधारित रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें सभी जरूरी सूचनाएं और तथ्य शामिल होंगे। लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता इसका विश्लेषण करके यह स्पष्ट करने की कोशिश करेगा कि बाजार में गिरावट क्यों है और किन कारणों से बाजार में गिरावट आई है, ये गिरावट कब तक रह सकती है, इस गिरावट से किन किन क्षेत्रों में असर पड़ेगा और इसका आम निवेशकों पर अर्थात कॉमन इन्वेस्टर पर क्या असर पड़ेगा, अर्थात वो सारी जानकारी देने का प्रयास करेगा। ये है विशेषीकृत रिपोर्टिंग। अब हम लोग यही अंतर बिंदु के रूप में समझने की कोशिश करते हैं कि बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर क्या है। देखिए, बीट रिपोर्टिंग जो होती है, बीट रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र की जानकारी होना पर्याप्त है, उसे सामान्य तौर पर खबरें ही लिखनी होती है ये। लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या है? विशेषीकृत रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता को सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस क्षेत्र से जुड़ी सूचनाओं का बारीकी से विश्लेषण कर अर्थात एनालिसिस कर पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करना होता है। और दूसरा ये है, बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता कहते हैं। नॉर्मल वो संवाददाता है, लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहते हैं। और हम लोग अधिकतर देखते होंगे कि न्यूज़ एंकर कहती है हमारे विशेष संवाददाता घटनास्थल पर मौजूद है, या ये रही हमारे विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अच्छा, अब बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर, जो है स्वरूप। देखिए, विशेष लेखन का स्वरूप क्या है। देखिए, विशेष लेखन के अंतर्गत रिपोर्टिंग के अलावा विषय विशेष पर आप फीचर भी लिखेंगे, टिप्पणी भी अर्थात नोट, साक्षात्कार, लेख, आर्टिकल, समीक्षा और स्तंभ लेखन अर्थात कॉलम राइटिंग भी करेंगे। और ख़ास बात यह है कि पत्र पत्रिकाओं में विशेष लेख लिखने वाले सामान्यतः पेशेवर पत्रकारों के अलावा विषय विशेषज्ञ भी होते हैं। देखिए, यहाँ एक बात सामने आ रही है कि विशेष लेखन का जो क्षेत्र है वो केवल रिपोर्टिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लेखन के विविध रूप, जिसे हम लोग फीचर कहते हैं, टिप्पणी कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं, स्तंभ लेखन कहते हैं, समीक्षा कहते हैं, ये भी आते हैं। और पत्र पत्रिकाओं में जो विशेष लेखन लिखे जाते हैं वो केवल पेशेवर अर्थात प्रोफेशनल जर्नलिस्ट द्वारा ही नहीं लिखे जाते, विषय विशेषज्ञ अर्थात सब्जेक्ट एक्सपर्ट द्वारा भी लिखे जाते हैं। जैसे खेल के क्षेत्र में हर्षा भोगले, जसदेव सिंह और नरोत्तम पुरी आदि प्रसिद्ध हैं। वे पिछले 40 सालों से हॉकी से लेकर क्रिकेट तक और ओलंपिक से लेकर एशियाई खेलों तक की कमेंट्री करते रहे हैं। जाहिर है कि खेलों के बारे में उनकी जितनी जानकारी है उतनी आमतौर पर किसी के पास नहीं होती है। उन्हें खेल विशेषज्ञ माना जाता है और अपने सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज के आधार पर वो भी विशेष लेखन कार्य करते हैं और उसके विशेष लेखन कार्य को अखबारों में जगह भी मिलती है तथा उनके साथ इंटरव्यू भी दिखाया जाता है न्यूज़ चैनल में। अब हम लोग आ जाते हैं विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होती है। देखिए, तो विशेष लेखन में हर क्षेत्र की विशेष तकनीकी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। जैसे कारोबार और व्यापार में सोना उछला, चांदी लुढ़की, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये तकनीकी शब्दावली है। उसी प्रकार पर्यावरण एनवायरनमेंट से संबंधित लेख में आर्द्रता, टॉक्सिक कचरा, ग्लोबल वार्मिंग आदि विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती। विषयानुसार
उल्टा पिरामिड शैली या फीचर शैली का प्रयोग हो सकता है। जैसे आप किसी केस स्टडी की शुरुआत कर सकते हैं, किसी खबर से जोड़कर यानी न्यूज़ पेज के जरिए भी शुरू किया जा सकता है। यहाँ एक और बात खुलकर सामने आ रही है, वो यह कि समाचार लेखन तो हम लोग उल्टा पिरामिड शैली में करते हैं, लेकिन विशेष लेखन या आप उल्टा पिरामिड शैली में भी कर सकते हैं, फीचर शैली में भी कर सकते हैं, या न्यूज़ पेज के जरिए भी कर सकते हैं। अर्थात वर्तमान में जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं उसे पुराने किसी रेफरेंस से जोड़कर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें पुराने संदर्भों को आज के संदर्भ में जोड़कर पेश करने की भी संभावना होती है। पत्रकार चाहे कोई भी शैली अपनाए, लेकिन उसे यह ध्यान में रखना होता है कि खास विषय में लिखा गया आलेख सामान्य से अलग होना चाहिए। यही है विशेष लेखन की भाषा और विशेष लेखन की शैली। अब हम लोग आते हैं अगले बिंदु पर, जो है कैसे हासिल करें विशेषज्ञता। देखिए, आजकल पत्रकारिता के क्षेत्र में एक सेंटेंस बड़ा चलता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। अर्थात वो बहुत चीज़ों में कुशल है, लेकिन किसी एक क्षेत्र में महारत हासिल नहीं है। इसीलिए आज के क्षेत्र में ये बात चलती है, मास्टर ऑफ वन। अर्थात किसी एक क्षेत्र में वो मास्टर बन जाए, उसकी मास्टरी सचमुच काबिल तारीफ हो, की मांग की जा रही है। इसमें आपकी वास्तविक रुचि होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आप उस विषय में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप उच्चतर माध्यमिक अर्थात +2 और स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन के स्तर पर उसी या उससे जुड़े विषय में पढ़ाई करें। विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए स्वयं को अपडेट रहना, पुस्तकें पढ़ना, शब्दकोश आदि का सहारा लेना, गैर सरकारी सरकारी संगठनों से संपर्क रखना, निरंतर दिलचस्पी और सक्रियता आवश्यक है। और ऐसा करके आप किसी भी विषय पर विशेषज्ञता प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले बिंदु की तरफ, जो है स्रोत अर्थात सोर्स क्या है। देखिए, किन किन सोर्स से आप सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला जो सबसे विश्वसनीय सूत्र माना जाता है वो है मंत्रालय के सूत्र, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञप्तियां, साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू, सर्वे और जांच समितियों की रिपोर्ट्स, उस क्षेत्र में सक्रिय संस्थाएं और उससे जुड़े व्यक्ति, संबंधित विभागों और संगठनों से जुड़े व्यक्ति, इंटरनेट और दूसरे संचार माध्यम, स्थायी अध्ययन प्रक्रिया। अर्थात आप इन सब स्रोतों से सूचनाओं की पुष्टि, सूचनाओं के ऑथेंटिसिटी पर यकीन कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। देखिए, अब यहाँ पर एक सवाल है जिसके 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको सही का चयन करना है। विशेष लेखन क्या है? किसी विशेष व्यक्ति का लेख, किसी विशेष व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया लेख, किसी विशेष विषय पर सामान्य से हटकर किया गया लेख, उपरोक्त सभी। देखिए, किसी विशेष विषय पर सामान्य से हटकर किया गया लेख जो है, यही सही ऑप्शन है। संवाददाताओं के बीच उनकी रुचि और ज्ञान के आधार पर किए गए काम के बंटवारे को कहते हैं बीट। याद रखिएगा, बीट। विशेष लेखन का क्षेत्र है ये सभी, उपरोक्त सभी। विशेष संवाददाता का दर्जा पाने के लिए संवाददाता को होना चाहिए उच्च डिग्री प्राप्त, किसी विशेष पद का अधिकारी, अपने अनुभव के आधार पर विषय विशेष में अपनी जानकारी विकसित करना, उपरोक्त सभी। देखिए, उपरोक्त सभी ज़्यादा सही है। सोना उछला चांदी लुढ़की सेंसेक्स आसमान पर, प्रस्तुत शब्दावली का संबंध है कारोबार एवं व्यापार से। विशेष संवाददाता बनने के लिए आवश्यक है इस विषय से संबंधित पुस्तकें पढ़ें, इस विषय से संबंधित लोगों को अपडेट रखें, संबंधित विषय का शब्दकोश और एनसाइक्लोपीडिया भी उनके पास हो, उपरोक्त सभी। ये उपरोक्त सभी। न्यूज़ पेज क्या है? देखिए, किसी विशेष लेख की शुरुआत किसी खबर से जोड़कर प्रस्तुत करना, वो न्यूज़ पेज है। विशेष लेखन के लेखक अधिकतर होते हैं विषय के विशेषज्ञ। नरोत्तम पुरी किस क्षेत्र के विशेष रिपोर्ट करता है? खेल जगत के। समाचार पत्रों के किन लेखों में तकनीकी शब्दावली का भी प्रयोग किया जाता है? विशेष रिपोर्ट में।
अब हम लोग आ जाते हैं विशेष लेखन से जुड़े कुछ प्रश्न अभ्यास पर, जिनके उत्तर आपको करने हैं। और अगर आपने इन प्रश्नों का उत्तर कर दिया तो आप समझिए कि आपने विशेष लेखन और उसके स्वरूप और प्रकार पर अहर्ता हासिल कर ली। अब हम लोग वीडियो के समापन पर पहुंच चुके हैं। मेरा यह मानना है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।